अब 9 को 12 से काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौका 12, और 4 को 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये आया 500, और 500 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका आ गया आंसर 1500 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इस माध्यम से भी इस सवाल को लगा सकते हैं, सेकंडों में हल कर सकते हैं इस सवाल को। और आप बेसिक तरीके से लगाएंगे तो आप इस तरीके से लगाएंगे, आपकी मर्जी आप किस तरीके से लगाना चाहते हैं। मेरा धर्म है कि मैं आपको विस्तार से बताऊं। ट्रिक पर मैं बहुत भरोसा नहीं करता, लेकिन आप लोग ट्रिक को बहुत पसंद करते हैं, तो जहां भी हमें ट्रिक समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन पे देना चाहिए तो मैं आपको ट्रिक ज़रूर दूंगा, लेकिन मेरी प्राथमिकता है कि मैं आपको विस्तार से ही सवाल को हल कराऊँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज ये पहली क्लास है बिहार 7 फेज़ के लिए और मैथ का क्लास होगा। मैं नहीं चाहता कि आप मैथ में पिछड़ जाएं। मैथ बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट होता है, बशर्ते आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करने की ज़रूरत है। अगर आपने एक बार धीरे धीरे इसको समझ लिए ना तो आप इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। और इसका सिलेबस भी बहुत छोटा होता है मैथ का और सब्जेक्टों के अपेक्षा। दोस्तों एक बात और कि मैं मार्क टेस्ट के माध्यम से आपके पूरे सिलेबस को कवर कर दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। बाकी आपको मेहनत करना है। मैं जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा कहे तो आप नोट्स बना सकते हैं या फिर आप मेरे साथ लग के अपना टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को आजमा सकते हैं। और एक बात और, अगर आप बहुत तेज़ हैं पढ़ने में तब भी, और अगर आप गणित में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तब भी, वो दोनों के लिए ये क्लास होगी। जो तेज़ हैं वो डायरेक्ट आंसर करें, और जो नहीं तेज़ हैं उनके लिए मैं पूरी तरीके से एक एक स्टेप सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक किताब की मुद्रित कीमत 2000 है, दुकानदार इस पर 10% की छूट दे रहा है, यहाँ तक कि अगर वह 20% लाभ कमा रहा है तो पुस्तक की लागत कीमत का पता लगाइए। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप इनमें से अपना सही आंसर चुन सकते हैं। तो चलिए अब सवाल की तरफ चलते हैं। मुद्रित कीमत, पहली लाइन में आपको मुद्रित कीमत दिया है 2000 रुपये। मुद्रित कीमत का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीदा, मान लीजिए आपने एक क्रिकेट का बैट लिया और उस पर लिखा है 1000 रुपये। ठीक है, ये दुकानदार का मन है कि वो आपको 500 रुपये में देता है या फिर 800 रुपये में देता है। जितने में देता है ना वही आपका क्रय मूल्य हो जाता है, और ये वाला जो लिखा है 1000, ये आपका मुद्रित मूल्य हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं अंकित मूल्य। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर थोड़ा सा सवाल के आगे बढ़े तो दुकानदार इस पर 10% की छूट दे रहा है। इस पर मतलब कितने पर? 2000 पर आपको 10% की छूट दे रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 10% पहले निकाल लेंगे कि आप 2000 का 10% कितना होगा। तो 2000 का 10% अगर हम निकालें तो 2000 गुणे 10/100, और इस 100 को इससे काट देंगे, बचा कितना? ये आ जाएगा 20 गुणे 10 बराबर 200। 200 रुपये क्या हो गया? ये आपको छूट दिया है दुकानदार ने। ठीक, पहली बात। और अगर आपसे कहा जाए कि आपका क्रय मूल्य क्या हुआ, आपको बैट मिला कितने में, तो ये मिला आपको 2000 ऋण 200 बराबर 1800 रुपये। आपको बैट 1800 रुपये में मिला है, यही आपका क्रय मूल्य हो गया। आगे आपसे सवाल में कह रहा है कि अगर वह 20% लाभ प्राप्त करता है तो पुस्तक की लागत कीमत का पता लगाइए। तो ये तो 1800 रुपये आपका क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार ने इस पुस्तक को कितने में प्राप्त किया, तो हम इसको मान सकते हैं, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये हमको मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कह रहा है कि और एक बात होती है कि जो लाभ इसने 20% कमाया है ना, तो क्रय मूल्य पर ही हमेशा निकलता है। तो x गुणे 120/100 कर लेंगे, और क्या करेंगे आगे 1800 लिखेंगे, क्योंकि 1800 पे ही हमें क्रय मूल्य का पता लगाना है। तो x का मान निकालेंगे तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा 1800 गुणे 100/120। ठीक है, 0 को इससे काट देंगे। अब क्या करेंगे, 2 छक्का 12, 2 9 18, 0 आया।
छः कम छः, छः कम छः, छः पंचे 30, ये आ गया 1500 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। इस सवाल को आप एक तरीके से और भी लगा सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी दे रहा हूँ। इस सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का सवाल मिलता है तो आप क्या करेंगे, जो अंकित मूल्य है उसको लिखेंगे 2000, ठीक है, गुणे जितना उसने छूट दिया है उसको ऊपर लिखेंगे और जितना लाभ कमाया है उसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। लाभ कितना कमाया 20%, तो 100 में 20 जोड़ देंगे, 120 हो गया। और उसने छोड़ा कितना है 100 में, तो 10 रुपये छोड़ा है, तो 90 लिखेंगे। अब इसको और इसको हम काट सकते हैं 0 0 को। अगर अब 9 को 12 से काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौका 12, और 4 को 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये आया 500, और 500 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका आ गया आंसर 1500 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इस माध्यम से भी इस सवाल को लगा सकते हैं, सेकंडों में हल कर सकते हैं इस सवाल को। और आप बेसिक तरीके से लगाएंगे तो आप इस तरीके से लगाएंगे। आपकी मर्जी, आप किस तरीके से लगाना चाहते हैं। मेरा धर्म है कि मैं आपको विस्तार से बताऊं। ट्रिक पर मैं बहुत भरोसा नहीं करता, लेकिन आप लोग ट्रिक को बहुत पसंद करते हैं। तो जहां भी हमें ट्रिक समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन पे देना चाहिए तो मैं आपको ट्रिक ज़रूर दूंगा, लेकिन मेरी प्राथमिकता है कि मैं आपको विस्तार से ही सवाल को हल कराऊँ। सवाल है, रुपये 234 का आइटम 10% का नुकसान है, वस्तु का आधार मूल्य ज्ञात कीजिए। आधार मूल्य क्या का मतलब होता है? आधार मूल्य का मतलब है क्रय मूल्य। यहाँ आपको मिलेगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका कितना है 234 रुपये। और हानि कितने प्रतिशत का है? तो हानि है 10% का, ठीक। मैंने आपको अभी सवाल में, पहले ही सवाल में ट्रिक का तरीका बताया था। अगर आपको इस तरीके का सवाल मिलता है, विक्रय मूल्य, हानि या प्रतिशत कुछ भी मिलता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका क्या है 234 रुपये है, और हानि कितने का हुआ है 10% का हुआ है, मतलब 10 रुपये का हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 100/90। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 0 को 0 से काट दीजिए, 9 को डायरेक्ट से काटेंगे, 9 कम 9, 9 दूनी 18, इसमें बचा कितना 5, और 5 और 4 54 हो गया, 9 छक 54, आ गया आपका 260 रुपये। यही आपका क्या हो गया, असली में इसका विक्रय मूल्य यही है, ठीक है। कितना है 260 रुपये। यही आपका आंसर होगा और आंसर बी सही हो जाएगा। 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल पार करने में एक ट्रेन को 40 सेकंड लगते हैं। यदि ट्रेन को पुल पार करने में 105 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई को प्रशिक्षित करें। सवाल में आपको पहला चीज़ दिया गया है पुल की लंबाई, तो हम लिख लेते हैं पुल की लंबाई बराबर कितना 650 मीटर। ट्रेन की लंबाई क्या है तो दी नहीं गई है, ट्रेन की लंबाई लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई बराबर x मीटर। मान लेंगे कि हाँ ट्रेन की लंबाई जो है x मीटर है, एक पहली बात। और पुल को पार करता है कितने समय में 105 सेकंड में, और सिग्नल को पार करता है कितने समय में तो 40 सेकंड में। ये आपको सवाल में दिया गया है। अब इसको हमको सवाल में रख देना है। कैसे? पुल और ट्रेन की लंबाई को हम जोड़ देते हैं इस तरीके के सवाल में। तो x धन 650 बटे 105। ये क्यों किया गया? आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी आपका, दूरी मतलब लंबाई हो गया, समय आपका ये हो गया, ठीक है। इसलिए हमने ऐसा किया है। फिर लिखेंगे बराबर, दो सवाल है इसमें। एक सिग्नल की लंबाई कुछ खास नहीं होती है, एक पोल ही होता है, तो उसे भी हम x मानेंगे। और इसे कितना समय में पार किया 40 सेकंड में पार किया, तो 40 लिख लेंगे। अब सवाल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से गुणा कर लेंगे और सवाल को आगे हल करने का प्रयास करेंगे।
तो 40 का गुणा x में करेंगे तो 40x धन 40 गुणे 650 करेंगे तो आएगा 26,000। अगर आपको ये बात ना समझ में आए तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 650 गुणे 40, एक जीरो इसमें है, एक जीरो इसमें है, तो 2 जीरो लिखेंगे और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंचे 20, हासिल लगा 2। 4 का गुणा 6 में करेंगे, 4 छक 24, 2 26, आपको मिलेगा 26,000। और 105 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 105x। अब पक्षांतर कर लेंगे x को x से, तो चलिए लिख लेते हैं 105x ऋण 40x बराबर, ये हो जाएगा आपका 26,000 हो जाएगा। आगे का प्रोसेस होगा, 105 में 40 को घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 65x बराबर 26,000। तो x बराबर 26,000 बटे 65। अगर हम काटें, अगर आपको 13 का पहाड़ा अच्छे से आता है तो आप सवाल को बहुत आसानी से काट लेंगे। 13 पचे 65 होता है, 13 दूना 26 होता है, आया ये 2000। अब 5 एकम 5, 5 चौक 20, 0 0, ये आ जाएगा 400। और यक्स हमने क्या माना था? ट्रेन की लंबाई माना था कि नहीं माना था? तो हमें ट्रेन की लंबाई मिल गई 400। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 400 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 243 है तो उनकी आयु में अंतर क्या है? आपके सामने यही सवाल है। इस सवाल में थोड़ा सा काफ़ी लोग फंस जाते हैं, लेकिन अगर इस सवाल को बहुत ध्यान से समझा जाए ना तो बड़े आसानी से लग जाता है। अगर हम बात करें तो ना तो राम की आयु पता है ना तो राज की, लेकिन इसका अनुपात हमें पता है। माना राम की आयु बराबर 4x, ठीक है। हम इसे x, जब अनुपात होता है इसको अनुपात से हटाने के लिए हमको जो है x क्या हो गई, इसकी आय हो गई, और अनुपात इसका 4 है तो 4 और x का गुणा कर देंगे तो 4x हो जाएगा। और राज की आयु बराबर 5x, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। पहले ऐसे लिख लेंगे, फिर कह रहा है उनकी आयु का योग मतलब जोड़ 243 है, तो मतलब 4x धन 5x बराबर क्या हो जाएगा 243। अब इनको हम दोनों की आयु को जोड़ दिए हैं। अगला चरण क्या होगा, 4 और 5 को जोड़ लेंगे तो 9x हो जाएगा बराबर 243 हो जाएगा। x का अगर हम मान निकालें तो 243 बटे 9 लिखेंगे, और अगर इसे हम काट दें तो 3 3 9, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। यक्स बराबर क्या आ गया 27, मतलब x का मान जो है 27 है। अब हम क्या करेंगे, इनकी आयु आसानी से निकाल लेंगे। तो 4x लिखा था हमने ये, अब 4x के जगह 4 गुणे x के जगह 27 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, हासिल लगा 2, और 4 दूना 8, 2 10। इनकी आयु 160 है और दूसरे की 5 गुणे 27 करेंगे तो आएगा 5 सत्ते 35, हासिल लगा 3, और 5 दूनी 10, 3 13, 135 वर्ष। तो अगर हम अब उत्तर निकालना चाहें तो आसानी से निकल आया। अगला पूछ रहा है उनकी आयु का अंतर, तो राम की आयु 108 वर्ष है और राज की आयु 135 वर्ष है। अगर अंतर निकालें मतलब घटा दें तो 135 ऋण 108 बराबर आएगा 27 वर्ष। तो इनके आयु में अंतर जो है 27 वर्ष है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी 27 वर्ष। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 की संख्या औसतन 126 है। एक नंबर को बाहर करने के बाद भी औसत परिवर्तन नहीं होता, छँटनी की संख्या क्या है? दोस्तों, सवाल का आंसर जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मॉक टेस्ट दे ही रहे हैं
तो पेपर और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, फिर आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसका सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं तो हल देने के लिए हूँ ही, लेकिन आप खुद से भी प्रयास किया करिए। तो चलिए सवाल को देखते हैं। 5 संख्या है और उसका औसत कितना है? 126। तो 5 संख्या कुल कितनी है, कौन कौन सी संख्या है ये हमें नहीं पता है, तो हम इस कुल संख्या निकालेंगे। कुल संख्या बराबर 126 गुणे 5। तो 126 में अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो 5 छक 30, हासिल लगा 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, हासिल लगा 1, और 5 एक कम 5 एक 6। तो कुल संख्या आपकी मिल गई पहली 630। कह रहा है आगे सवाल में एक नंबर बाहर करने के बाद भी औसत परिवर्तन नहीं होता है। एक नंबर मतलब 5 में से एक निकाल देंगे तो 4 बचेगा, और औसत जो आता है 126 वो सेम ही रहेगा एक नंबर निकालने के बाद भी। तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या बराबर 126 गुणे 4। अब इसे गुणा करेंगे तो 4 छक 24, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल लगा 1, और 4 एक कम 4 एक 5। अब इस बड़ी वाली संख्या में से इस छोटी वाली संख्या को घटा देंगे तो हमें वो संख्या पता चल जाएगी जो बाहर निकाल दी गई थी। तो इसमें से अगर हम माइनस करें तो 0 है, ये बनेगा 10, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 6, और यहाँ रह जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1, 126 ही यहाँ भी आएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? यहाँ आपको मिसप्रिंट मिला है, ये विमान ने लिखा है लेकिन है ये विभाज्य। विभाज्य का मतलब क्या होता है? विभाज्य का मतलब होता है किसी संख्या में किसी संख्या से अगर हम भाग दें और वो पूर्णतः कट जाए तो वही होता है विभाज्य। कह रहा है 12 से भाग देने पर ये 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी संख्या होगी जो 12 से पूर्णतः कट जाएगी? तो आपको इसके लिए भाग देना पड़ेगा। तो पहली संख्या को ही हम भाग देकर देख लेते हैं। 74 276 भागे 12 करेंगे तो 12 छक 72, 2 आया ये कट गया, फिर 2 आया, 12 दूना 24 नहीं कटेगा, 12 एक कम 12 ले जाएंगे, ये आ गया 0, ये आया 1, फिर उसके बाद 7 रखेंगे, 12 अट्ठे 96, 1 आया और ये आया 1। अब ये 16, 12 नवैया 108, 8 शेष बच गया। इस तरीके से ये वाला गलत है। अब बी ऑप्शन को लेते हैं। 78 726 भागे 12 करेंगे, 12 छक 72, 6 7, 12 पंचे 60, 7 आया 2 आया, 12 छक 72 बचा 6। इस 6 को यहाँ लाएंगे तो 6 ही बचेगा। कहने का मतलब इसमें भी शेष बच रहा है और ये भी पूरी तरीके से 12 से विभाज्य नहीं है। तीसरी संख्या लेते हैं। 78 286 भागे 12 करते हैं, 12 छक 72, 6 2, 12 पंचे 60, 2 8, 12 दूना 24, 4 6, 12 तियाँ 36, और इस तरीके से ये संख्या भी शेष बच रहा है और ये भी नहीं कट रहा है। तो कहने का मतलब यही ऑप्शन आपका सही होगा, डी। लेकिन इसको भी हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, कट रहा है या नहीं कट रहा है, विभाज्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। संख्या है 78 276 भागे 12, 12 छक 72, 6 2, 12 पंचे 60, 2 7, 12 दूना 24, आया 3,
और ये 6 रखे, 12 तियाँ 36। तो इस तरीके से इस सवाल में कोई भी शेष नहीं बच रहा है, इस संख्या में कोई भी शेष नहीं बच रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यही आपका आंसर सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,700 एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बी आफ्टर 4 ईयर्स? 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8700 का निवेश 4 साल के बाद कितना होगा? यही सवाल है और आपसे इस सवाल में पूछ रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी में आपको सवाल को फिल करना है, जो भी आपको दिया है वो सब रखना है। मूलधन आप क्या क्या है? 8700 रुपये है, तो हम लिख देंगे 8700 रुपये। गुणे दर कितना है? तो 12% है, तो 12 लिख देंगे। फिर समय कितना है? 4 साल का है, तो 4 लिख देंगे और बटे 100 कर देंगे। ठीक है। अब नीचे डबल जीरो है, डबल जीरो नीचे है, काटेंगे। ऊपर भी डबल जीरो है, उसको भी काट देंगे। अब बचा क्या है आपका? 87 गुणे 12 गुणे 4। अगर इसको 12 चौका 48 कर लें, 87 गुणे 48 हो जाएगा। और इसको अब हम गुणा करेंगे ट्रिक से, जल्दी से, जिससे आपका गुणा हो जाए। 8 7 56 होता है, हासिल लगा आपका 5। 8 28 64 होता है और 7 चौक 28 होता है। इन सबको जोड़ लेंगे, 5 4 9, 9 8 17, हासिल लगा 1 और 6 2 8 1 9। तो इस 7 को हम यहाँ रख देंगे, आपका हासिल 9 अभी शेष रखेंगे। 4 8 32 हो गया, 32 9 41 हो गया। यही साधारण ब्याज हो गया आपका। साधारण ब्याज बराबर 4176 रुपये। ठीक है। लेकिन आपसे सवाल में पूछ रहा है कि 4 साल के बाद कितना होगा। कुल धन पूछ रहा है। कुल धन कितना है? 8700। धन आपका ब्याज भी मिल गया 4176 रुपये। और इसको टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 और 7 1 8 और 8 4 12। 12,876 रुपये कुल हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ आपको ऑप्शन ए मिलेगा 12,876 रुपये। यही आपका आंसर ए सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन का हल पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यही चीज़ आपको हज़ारों रुपए देने के बाद मिलता है, वो भी आधा अधूरा। तो यहाँ आपको तो बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो समझदारी किसमें है आप समझ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉपकीपर बॉट एन आइटम फॉर ₹136 एंड सोल्ड इट फॉर 170। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। दुकानदार ने एक आइटम ₹136 में खरीदा और 170 में बेचा, लाभ प्रतिशत निकालिए। आपसे यही सवाल पूछ रहा है और आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉपकीपर bought an item for ₹136 and sold it for ₹170. Find out the percentage of profit. दुकानदार ने एक आइटम ₹136 में खरीदा और 170 में बेचा, लाभ का प्रतिशत निकालिए। आपसे यही सवाल पूछ रहा है। और सवाल में अगर आप देखें तो दुकानदार जो है एक आइटम को 136 रुपये में खरीदता है। खरीदने का मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 136 रुपये। और कह रहा है कि 170 में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 170 रुपये। ठीक है।
फिर कह रहा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और तो फिर लाभ क्या निकलेगा, क्योंकि 136 में खरीदा है, 170 में बेच रहा है, तो सीधी सी बात है फायदा होगा 170 ऋण 136, और इसको हम घटा देंगे तो आ जाएगा क्या 34 रुपये। 34 रुपये का उसने लाभ कमाया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ सबसे पहले कितना आपको मिला है 34 रुपये, तो सबसे पहले लिखेंगे 34 बटे कितना, क्रय मूल्य से भाग देंगे या फिर विक्रय मूल्य से, तो हमेशा हमें क्रय मूल्य से लाभ को भाग दिया जाता है, तो लिख लेंगे 136 गुणे 100। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, काटते जाइए, सवाल आपका हल हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 7 14, 2 छंग 12, 2 8 16। अगर आपको 17 का टेबल आता है तो 17 एक कम 17, 17 चौका 68 होता है, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो आ गया 25। यही हो गया 25%, और यही हो गया आंसर, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर ठोक दो। क्वेश्चन है, एरिक्सन कंप्लीटेड द फर्स्ट राउंड एट द स्पीड ऑफ 370 किलोमीटर। यहाँ आपको kmph दिया गया है, ये kmph को समझिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एंड द सेकेंड राउंड एट द स्पीड ऑफ 555 किलोमीटर प्रति घंटा, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ दीज 2 राउंड्स। हिंदी में अगर इसी क्वेश्चन को देखें तो एरिक्सन ने पहला राउंड 370 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा किया, दूसरे राउंड को 555 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा किया। इन 2 दौरों की औसत गति निकालिए। औसत गति निकालने के लिए इसका सूत्र होता है 2xy बटे x धन y। यही सूत्र में आपको सवाल को रख देना है और आपका सवाल आ जाएगा। xy क्या है, तो x पहली स्पीड हो गई और y क्या हो गई, दूसरी स्पीड हो गई। तो चलिए करते हैं 2 गुणे 370 गुणे 555। ठीक है, बटे एक्स वाई को जोड़ना है 370 धन 555। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे क्या करेंगे, इसी को हम थोड़ा सा सरल करेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 370 गुणे 555 बटे, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा क्या 925। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो जोड़ के देख लीजिए। 5 यहाँ आया, 7 5 12 हासिल लगा 2, 7 5 12 हासिल लगा 1, और 5 3 8 1 9। अब इसको अगर हम सरल करें और काटें तो कैसे काटेंगे, चलिए देख लेते हैं। आपको यहाँ 5 दिख रहा है और ये अंतिम में 5 दिख रहा है, तो कहने का मतलब ये संख्या 3 या 5 से आसानी से कट जाता है, तो हम 5 से ही काटेंगे। 5 एक कम 5, और बचा इसमें कितना 4, तो 42 बनेगा, 5 8 40 और 5 25। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1 1 1, 111 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 185 का दूना करेंगे तो 370 आएगा, तो 185 एक कम 185, और इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 दूना 4 हो गया ना, 4 का 111 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 444। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 444 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आया होगा, और इस सवाल को मैंने जैसे काटा है, सरल किया है, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही सिंपल है और इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, बहुत अच्छे से फंसते हैं। सवाल है 45 ऋण बड़ा ब्रैकेट 12 धन मझला ब्रैकेट 35 ऋण छोटे ब्रैकेट में 25 ऋण 7 ब्रैकेट बंद। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, तो चलिए बहुत ही सरल तरीके से लगाएंगे। आपको एक एक स्टेप समझाएंगे, कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगे, आपको ये सवाल ना तुरंत समझ में आएगा। तो चलिए पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसे सेम टू सेम 45 ऋण 12 धन 35 ऋण
सबसे पहले इस वाले पार्ट को हल कर लेंगे। 25 में 7 को घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 18 और इस तरीके से इन दोनों ब्रैकेट को लगा देंगे। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, 45 ऋण ब्रैकेट 12 धन, इस ब्रैकेट को ऐसे ही बना लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और अब इस वाले ब्रैकेट को तोड़ देंगे, 35 ऋण 18 हो जाएगा और इधर से ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये खुला होगा। अब अगला स्टेप आपका क्या होगा, 45 ऋण 12 धन, अब इन दोनों को घटाएंगे अगर ना, तो इन दोनों को घटाने पे कितना आएगा, तो चलिए घटा लेते हैं। 15 में से 8 जाएगा 7 होगा और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 17, तो इस तरीके से ये 17 हो गया। अगला स्टेप आपका क्या होगा, 45 ऋण 12 धन, अब इस ब्रैकेट को हटा देंगे और ये हो जाएगा 17 और ब्रैकेट बड़ा बंद हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, 45 ऋण 12 में 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या आपका 29 हो जाएगा और ये ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 45 ऋण 29, अब यहीं से आपका सवाल हल हो जाएगा और इस 15 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बचा यहाँ 3, 3 में से 2 जाएगा 1 और आपका आंसर मिल जाएगा डी। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपका आंसर 16 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं इस सवाल को समझने में दिक्कत होगी। इस सवाल को समझने के लिए ना कुछ करना नहीं है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट टूटता है, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट टूटता है, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट हम तोड़ते हैं। इसी सवाल को इसका यही प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, छोटे ब्रैकेट को तोड़ा, फिर मझले ब्रैकेट को तोड़ा, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को तोड़ा, फिर बाद में इस 45 से लास्ट में माइनस कर दिया। तो यही होता है इसका प्रोसेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹88 एंड सोल्ड इट फॉर ₹66, फाइंड द लॉस परसेंटेज। एक दुकानदार ने एक वस्तु 88 रुपये में खरीदी और इसे 66 रुपये में बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सवाल अभी मैं पढ़ के बता दिया, अब समझाता हूँ। कह रहा है कि 88 रुपये में खरीदा है, तो क्रय मूल्य क्या हो गया इस वस्तु का, क्रय मूल्य हो गया 88 रुपये। इतनी बात समझ में आई। और कह रहा है 66 रुपये में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर 66 रुपये। इतना तो आप समझदार होंगे ही कि अगर 88 रुपये में कोई सामान खरीद रहे हैं और 66 रुपये में बेच रहे हैं, तो कहने का मतलब कम में बेच रहे हैं, तो कहने का मतलब हमें घाटा लग गया। घाटा मतलब क्या हो गया, हानि हो गई। तो हानि बराबर 88 ऋण 66 और ये आपका आ जाएगा 22 रुपये का घाटा सा है, हानि सा है। घटाए कैसे, तो 8 में से 6 गया 2 और 8 में से 6 गया 2। ठीक, तो हानि प्रतिशत अब निकालना है। हानि प्रतिशत बराबर, आप देख रहे हैं कि हानि कितना हुआ है, 22 रुपये का हुआ है और आपका क्रय मूल्य कितना है, 88 रुपये है, तो 88 लिख लीजिए, गुणे 100 कर लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, काटना है। 22 कम 22, 22 चौका 88 होता है। अगर आपको ना पता हो तो इसको काट के देखिएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और ये आ गया 25%। कहने का मतलब इसे हानि कितनी हुई है, 25% की, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है और चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब भी चैनल को करिए। मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस दूंगा मैथ का, बिहार 7th फेज के लिए। आप डरिए मत, मैथ में जो भी पूछा जाता है, चाहे एकेडमिक पूछा जाता हो, चाहे हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता हो, मैं आपको सब कुछ देने वाला हूँ मार्क टेस्ट और प्रैक्टिस के माध्यम से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 36 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा 36 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये होता है इसका सूत्र और इसी सूत्र में हम रख देंगे सवाल को और सवाल आपका हल हो जाएगा। आप अगर देखिए सवाल में तो भुजा दिया है आपको, क्या दिया है, 36 सेंटीमीटर है। साइड आपकी क्या दिया गया है, 36 सेंटीमीटर दिया गया है।
तो चलिए √3/4 गुणे भुजा 36 है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो मतलब 2 बार लिखना है, तो 36 गुणे 36 करेंगे और इसे हम काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 9 36 और 9 का 36 में अगर हम गुणा करते हैं ना तो ये आता है 324 और 324 फिर √3, ये वाला √3 और ये 324, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। और यहाँ आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें आंसर कहाँ है आपका, तो आंसर डी सही है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। लगे रहिए हमारे साथ, आपको पूरा का पूरा मार्क मैथ में मैं दिला दूंगा, मेरी गारंटी है। बस आपको मार्क टेस्ट देते रहना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहना है। जो भी पोर्शन कमज़ोर होगा ना, इसी वीडियो के ही माध्यम से, इसी क्लास के ही माध्यम से आपका वो टॉपिक भी मजबूत करा देंगे, इतना विश्वास रखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 130 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। एक आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण जो है 130 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात करिए। ये सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको समझने की बात है। तो चलिए सवाल को समझते हैं। सवाल में आपको रेक्टेंगल का या कहिए कि आयत का चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई दिया है 50 सेंटीमीटर और विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण दिया है 130 सेंटीमीटर। ये इतना आपको सवाल में दिया गया है और कह रहा है सवाल में, तो चलिए एक आयत भी बना लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। और ये वाला बीच वाला जो लाइन होता है इसको बोलते हैं विकर्ण। इसका आप नाम रख सकते हैं ABCD, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। चौड़ाई क्या है आयत की, तो यही वाला पोर्शन आपकी चौड़ाई है, तो कहने का मतलब ये कितना है 50 सेंटीमीटर है। और विकर्ण कितना है ये वाला, तो 130 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया गया होगा और आप पढ़े भी होंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से सवाल को लगाते हैं। पहली बात, आप अगर देखिए तो आपको ये वाला क्षेत्र और ये वाले क्षेत्र की आपको लंबाई चौड़ाई जो भी है पता है, लेकिन आपको इस क्षेत्र की नहीं पता है, इसी का हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, BC², ये वाला पहले B और C² बराबर AC², ठीक है, प्लस AB², क्योंकि ये जो विकर्ण होता है ना इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, तो हम इसलिए जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको जोड़ रहे हैं। तो BC बराबर कितना है, तो 130 सेंटीमीटर है, तो लिख देंगे 130 सेंटीमीटर घात 2 बराबर AC बराबर कितना है, तो 50 सेंटीमीटर घात 2। ठीक है, और AB हमें पता नहीं है, AB आपका कहाँ है, तो ये है, ये पता नहीं है, तो इसे हम अभी ऐसे ही रखे रहेंगे। अब इसको हल करिए, तो अगर 130 को हम वर्ग करें या 13 का वर्ग करें, तो 13 का वर्ग होता है 169, तो 169 और 0 को डबल 0 लिख लेंगे, यही होगा 1 से 30 का वर्ग। ठीक है, अब 50 का वर्ग क्या होगा, तो 2500 होगा, धन AB², ऐसे ही इसको रख लीजिए। अब इस संख्या को इसमें से हम पक्षांतर करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 169 ऋण 2500 बराबर AB²। इतना बात समझ में आ रही है आपको। अब अगर हम इस संख्या में से इतने में से 169 डबल 0 में से 2500 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, चलिए माइनस कर लेते हैं। 0 में से 0 गया 0 ही होगा, 0 में से 0 गया 0 ही होगा, 9 में से 5 जाएगा 4 होगा, और 6 में से 2 जाएगा 4 होगा, 1 बचा तो 1 ऐसे ही रख लेंगे और लिखेंगे AB²। अब AB का मान निकालने के लिए जो स्क्वायर है ना, इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा 1/,
ए बी, ठीक है। तो ए बी का मान कितना निकल गया 120। इस आयत का मान कितना निकल गया 120 सेंटीमीटर। इतना बात आपको समझ में आई। तो अब आपको मिल गया आयत की क्या लंबाई और चौड़ाई, हमें दोनों मिल गया है आयत का। लंबाई कितना है आयत का तो 120 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है 50 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है सवाल में आयत का परिध पूछ रहा है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछ रहा है। तो परिध का सूत्र होता है लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2। ये हो गया आयत की परिध, ठीक है। आयत की परिध बराबर लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2। लंबाई आपका कितना है 120 सेंटीमीटर है तो 120, धन चौड़ाई कितना है 50 सेंटीमीटर है तो 50 ब्रैकेट 1 गुणे 2। 120 और 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 170 हो जाएगा और गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे ना, जब 170 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17 दूना 34, 340 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन को फंसा देता है अच्छे से। अगर आप थोड़ा सा हड़बड़ा गए ना तो ये सवाल पक्का है गलत कर देंगे, जबकि इस सवाल में विशेष कुछ होता नहीं है, बस जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अनिल कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस एट स्पीड ऑफ 270 किलोमीटर पर आवर and the second part at the speed of 405 km per hour. Find the average speed of first two parts. कह रहा है अनिल दौड़ का प्रथम भाग 270 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है और दूसरा भाग 405 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। तो प्रथम दो भागों का औसत गति बताइए। तो यहाँ भी इस सवाल में आपसे औसत गति पूछा गया है और इस तरीका का एक सवाल पहले भी आपको मैंने सॉल्व कराया था। तो इसका होता है सूत्र 2xy x धन y, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसी में फिट कर देंगे। x मतलब पहली स्पीड और y मतलब दूसरी स्पीड। तो चलिए 2 गुणे 270 गुणे 405 बटे 270 धन 405, इतना आपको बात समझ में आ रही है। अब अगर हम 270 और 405 को जोड़ लेंगे तो ये आएगा 675। जोड़ के देख लीजिए, 0 5 आया 5, 7 7 ऐसे हो गया और 4 2 6। अब क्या करेंगे, इसको भी सेम टू सेम रख लेंगे, 270 गुणे 405। हम सवाल को काटना शुरू करते हैं एक तरफ से। तो चलिए काटते हैं, देखते हैं आता है क्या। अब आप देख रहे हैं 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, इकाई अंक पर संभावना पूरी है कि 5 से ये कट जाएगा। तो काट के देखते हैं। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 25, 135 आया, 5 8 40, 1 आया। भाई 3 से काट के देख लेते हैं। 3 चौक 12, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 3 7 21। भाई कट रहा है 9 3 27, 9 5 45, ये 3 आया, ये 5 आया, अब नहीं कटेगा। तो हम 5 को इससे काट देते हैं, 5 25 और बचा 2, 5 चौक 20। अब यहाँ आपको 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, तो 6 2 3 6 हो जाएगा और 6 का 54 में गुणा कर दीजिए तो आएगा 6 चौक 24, हासिल लगा 2, 6 पंचे 30, 2 32, 324 किलोमीटर प्रति घंटा ये होगा औसत गति और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप इस चैनल को सपोर्ट करिए। दोस्तों इस तरीके से आज की क्लास समाप्त होती है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सपोर्ट करिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे सब्सक्राइब करके तो आपको यहाँ अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे आपकी बिहार के 7th फेज एग्ज़ाम के लिए। अभी मैं आपको सिर्फ मैथ ही दे रहा हूँ, लेकिन मैं अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा तो और भी सब्जेक्ट मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप यही सब चीज़ें
1500 2000 रुपये देकर प्राप्त करते हैं। मैं आपके लिए पूरी तरीके से डेडिकेट हूँ। आपको मैं 100% पूरा का पूरा सिलेबस दूंगा और मेरी गारंटी है कि आप 100% सफल होंगे। आपके हाथ में होगी बिहार शिक्षक भर्ती की एक पोस्ट, तो थोड़ा सा एक बार विश्वास करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।